हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जीव विज्ञान का, वो है डिजीज इन ह्यूमन। यानी जो मानव है उसके अंदर बीमारियां कौन सी या किस तरीके की बीमारियां होती हैं, उसका क्या उपचार रहता है और वह बीमारियां होती किसके द्वारा है। यानी कुछ बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कुछ वायरस के द्वारा होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो उन बीमारियों का क्या कारक है, उनको लेकर बात करेंगे। कौन सी बीमारियां होती हैं और यदि किसी कमी की वजह से, मान लो विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन में भी ए की कमी से क्या, बी की कमी से क्या, तो जो भी बीमारियां उनका क्या कारक रहे और उनको किस तरीके से उनका उपचार किया जाए, इस सब विषय पे आज हम जो है चर्चा करेंगे आपके साथ। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी जो बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती हैं। यानी यदि आपकी किसी पीढ़ी में या बात करें पूर्वजों में कोई बीमारी रही होगी, तो वह संभावना हो सकती है कि वो बीमारी आपको भी मिले। तो वो होती, इस तरीके की बीमारियों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कलर ब्लाइंडनेस। यदि किसी आपकी किसी पीढ़ी को में कलर ब्लाइंडनेस है, तो संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो इसको बोलते हैं वर्णधता। अब ये क्या होती है? दिस इज अ सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। अब होती कैसे है? लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन सेल ऑफ आई। तो यह एक लिंग संबंधी संक्रमणशील विकार है जो आंख के लाल या हरे कोन सेल से दोष का कारण होता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट रेड और ग्रीन कलर। तो जो व्यक्ति या जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग का अंतर करने में असमर्थन या असमर्था होती है, तो वो बता नहीं पाते कौन सा जो है रंग हरा है और कौन सा रंग लाल है। दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू म्यूटेशन जीन फाउंड इन एक्स क्रोमोसोम। तो यह एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के होने वाले म्यूटेशन के कारण होती है। अगली बीमारी आती है हेमोफीलिया। अब ये हेमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। यह एक लिंग संबंधित संक्रमणशील रोग है। अ प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो जो प्रोटीन ब्लड की क्लोटिंग में यानी रक्त के धक्का में जो है इस्तेमाल होता है, उससे होने वाली यह जो है बीमारी है और उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उस पर जो है प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रोटीन की कमी पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। चलिए, अब आता है हमारी अगली बीमारी। इसके बाद ड्यू टू दिस इंजरी और सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी के अंदर ये बीमारी होती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि इसके कारण चोट या साधारण कटाव के परिणाम स्वरूप रक्त का जो रिसाव होता है वह रुक नहीं पाता। यानी रिसाव जो है वो होता ही रहता है, वह रुक नहीं पाता इस बीमारी की वजह से। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय कैरियर वुमेन टू देयर सन। और ये बीमारी वाहक महिलाओं द्वारा उनके पुत्र में संक्रमित की जाती है। यानी महिलाओं के द्वारा उनके पुत्र में संक्रमित कर दी जाती है ये बीमारियां। ठीक, चलिए अगला आता है सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? देखो, एनीमिया जो होता है ब्लड की कमी से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? दिस इज एन autosome linked recessive disease which can be transmitted from parent to the offspring। यह एक ऑटोसोम लिंक्ड संक्रमणशील रोग है जो माता पिता से संतान को संक्रमित किया जा सकता है। तो माता पिता से संतान के लिए जो है ये जो है डिजीज होती है। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन अमीनो एसिड इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसका दोष का कारण हेमोग्लोबिन अणु में ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो जहां पर ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए उसकी जगह पर वेलाइन अमीनो एसिड बन जाता है। द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो म्यूटेंट हेमोग्लोबिन है जिसके अंदर वेलिन अमीनो है, अणु कम ऑक्सीजन तनाव में निम्नतम
स्तर पर पॉलीमराइजेशन का सामना करता है। दिस चेंज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम बायोकॉन्केव टू सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। तो यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को दोहरी गुहा से सिकल सेल जैसी संरचना में बदल देता है। फिनाइल कीटोनूरिया क्या नाम की डिजीज होती है? फिनाइल कीटोनूरिया नाम की डिजीज को देखते हैं। फेनिल कीटोनूरिया, दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यह एक जन्मजात त्रुटि है। इट इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, और यह ऑटोसोमल संक्रमणशील गुण के रूप में विरासत में मिलता है। द अफेक्टेड पर्सन लैक ऑफ एंजाइम विच मेटाबोलाइज द अमीनो एसिड्स फेनाइलामीन इनटू ट्रायोसिन। तो प्रभाव व्यक्ति को एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीनो एसिड फेनिल अलालीन को ट्रायोसिन में परिवर्तित करता है। एज अ रिजल्ट फेनाइलालीन is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid. Accumulation cause mental retardation. तो इससे क्या होती है, इस जो बीमारी है इससे जो मानसिक मंदता का कारण बनता है, यानी जिनका जो थोड़ा सा अपने ब्रेन का कम यूटिलाइज कर पाते हैं, अपने जो मस्तिष्क है उसका कम इस्तेमाल कर पाते हैं, वो इस बीमारी के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप फेनिल अलिलिन संचित हो जाता है और जो फेनिल प्यूरविक अबल को परिवर्तित हो जाता है, संचयन से मानसिक मंदता का कारण बनता है। अब आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिजीज हैविंग लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। तो थैलेसीमिया एक विरासत में मिलने वाली रक्त रोग है जिसमें कम ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन होते हैं। पर्सन हैव फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी देन नॉर्मल। तो व्यक्तियों के शरीर में सामान्य से कम लाल रक्त कोशिकाएं होती है। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। यह भी एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम संबंधित संक्रमणशील रोग है। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यह बीमारी माता पिता को संतान को संक्रमित की जाती है, तो यानी माता पिता से संतान को मिलती है। चलिए, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग विच चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो थैलेसीमिया को हेमोग्लोबिन अणुओं की किसी श्रृंखला को प्रभावित होने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। और अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फा ग्लोबिन की जो श्रृंखला है वह उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2 chromosomes 16 on each parent। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है को हर माता पिता की क्रोमोसोम 16 पर स्थित दो करीबी जीन जो HBA1 और HBA2 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इट इज कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन मोर जीन। और ये क्यों होता है? यह एक या अधिक जीन के म्यूटेशन या हटाने के कारण होता है, हटने के कारण, या उसका जीन का म्यूटेट हो गया उसके कारण यह बीमारी होती है। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। तो जितना ज्यादा जीन इससे जो है प्रभावित होता है उतना जो है उत्पादित अल्फा ग्लोबिन अणुओं की संख्या में उतनी कम होती है। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB1 क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट। तो जो बीटा थैलेसीमिया है यह हर माता पिता के क्रोमोसोम 11 के स्थित एकल जीन HBG द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन वन और बोथ जीन्स। यह एक या दोनों जीन में होने वाले म्यूटेशन का कारण होता है। अब आता है डिजीज ड्यू टू एबनॉर्मल ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी देखो, आपको पता है टोटल कितने क्रोमोसोम्स चाहिए? 21 क्रोमोसोम्स चाहिए, 42, 21 पेयर्स 42। तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि मान लो किसी में क्रोमोसोम की संख्या कम हो गई, किसी में ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती है वो कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पहले आती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? दिस इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21 नोन एज ट्रिसोमी। इसका जो कारण है, क्रोमोसोम संख्या 21 को एक अतिरिक्त प्रति एक की उपस्थिति होती है जिसे त्रिसोमी कहा जाता है। प्रभावित व्यक्ति ज्यादा अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सैचुरेटेड विद स्मॉल राउंड हेड। तो जो प्रभावित व्यक्ति होता है की ऊंचाई कम होती है, सिर छोटा
और गोल होता है, तो जो सिर है वो छोटा और गोल हो जाएगा। फॉरवर्डेड टंग एंड पार्टली ओपन माउथ, तो जीभों में झुर्रियां होती है और मुंह आंशिक आंशिक रूप से खुलता है, तो थोड़ा खुलता है। पाम इज बॉर्डेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, तो हथेली चौड़ी होती है जिसमें विशेष हथेली की रेखा होती है। फिजिकली साइकोमोटर एंड डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, तो साइकोमोटर का मतलब होता है उछलना कूदना आपके जो हाथ पैर, तो शारीरिक मनोवाहनिक और विकास में मंदी होती है। अगला आता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रिसोमी, तो ये भी एक ट्रिसोमी का एग्जाम्पल है, यह एक ट्रिसोमी का उदाहरण है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosomes in XY sex chromosomes. यह अनुवांशिक विकार भी X क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति का कारण होता है जो XY लिंक क्रोमोसोम में होते हैं। These individuals has overall masculine development, however feminine development is also expressed. तो इन व्यक्तियों में समग्र पुरुष विकास होता है और हालांकि महिला विकास भी व्यक्त होता है। Such individuals are sterile, और ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, स्टराइल का मतलब होता है कि ये फर्टाइल नहीं होते और ये क्या है, बेबी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगला आता है टर्नर सिंड्रोम। दिस इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, तो यह विकार है जो महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम में की एक की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन 45 विद XO, तो अब कितने रहे, क्रोमोसोम की संख्या 45 के साथ XO बनी रहती है। द फीमेल्स आर सेटराइल विद रूडिमेट्री ओवरीज, तो महिलाएं, इसमें क्या होता है, महिलाएं बांझ होती है और इनका अंडाशय अपरिपक्व होते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और इनके जो दैत्विक यौन लक्षणों में कमी होती है। अब डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो देखो याद रखना वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती हैं, तो ये परीक्षा में ज्यादा पूछी जाएंगी आपसे। कॉमन कोल्ड, जो आपको सर्दी जो जुकाम होता है ना, कॉमन कोल्ड, छींक, सर्दी जुकाम, वो वायरस के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय रीनो वायरस, तो ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। दिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, तो ये मानव रोगों में सबसे अधिक संक्रामक होता है। वायरसेस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग, तो ये वायरस क्या करेगा, ये नाक को और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं कर पाता। वहीं कोविड-19 क्या कर रहा था, फेफड़ों को भी संक्रमित कर रहा था। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, ये तो देखो बहुत कॉमन नॉर्मल सा है, सबको सर्दी जुकाम होते हैं, तो उससे आपको पता ही है सिम्टम क्या होंगे। सामान्य सर्दी के लक्षण क्या होते हैं, नेसल कंजक्शन यानी नाक का बंद होना, एंड डिस्चार्ज, तो जो है डिस्चार्ज का मतलब होता है रिसाव, तो जो आपका म्यूकस निकलता है नाक से उसकी बात कर रहे हैं। सोर थ्रोट, गले में खराश। हॉर्सनेस, जो है कफ, हेडेक, टायर्डनेस, तो ये सब क्या है, थकान महसूस होना, ये सब इसके कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं। दिस सिम्टम्स लास्ट फॉर 3 to 7 days, तो यह लक्षण 3 से 7 दिन तक रहते हैं, हफ्ते भर तक रहते हैं, फिर उसके बाद ये खत्म होता है। Droplets from cough or sneeze of an infected person inhaled directly or indirectly infect the healthy person. This is also transmitted through the contaminated objects like pen, dark knobs, computer keyboard और mice. तो यह संक्रमित कैसे होता है, यह संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक की बूंदों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। यह संक्रमण संक्रमित वस्तुओं जैसे कि पेन, जैसे मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है तो उसका पेन में अब वो छींकता है या कुछ करता है तो वो वायरस उसके हाथ से गया पेन पे, आपने पेन लिया आपके हाथ पे, फिर आपने इधर उधर लगाया तो आपको जो है वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। तो ये कॉमन तरीके हैं जिससे ये वायरस जो है फैलता है मानव शरीर में। यह संक्रमण संक्रमित वस्तुओं जैसे कि पेन, दरवाजे के नॉब, कंप्यूटर के कीबोर्ड या माउस के माध्यम से भी होता है। अगला आता है इन्फ्लुएंजा और फ्लू। दिस इज अ कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी डेडली आल्सो नोन एज फ्लू। तो ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू यह एक आम वायरल संक्रमण है
जो मौत का कारण भी होता है। तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू से भी जो है डेडली भी हो जाता है, जिसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका सिम्टम क्या है? मसल एक्स, मांसपेशियों में दर्द होना, कफ, खांसी, कंजेशन यानी नाक बंद होना, रनी नोज, नाक से पानी जो है पानी बहना, हेडेक्स, सिर दर्द, फटीग, थकान और कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे क्या इन्फ्लुएंजा के कॉमन सिम्टम्स या आम लक्षण है। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द फ्लू विदाउट कॉम्प्लिकेशन। तो अधिकांश लोग फ्लू से बिना किसी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। बट समटाइम अ सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन बी डेवलप लाइक निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है फेफड़ों में सूजन, जो ब्रोंचियाइस होती हैं उन पर सूजन आ जाती है। तो लेकिन कभी कभार द्वितीयक संक्रमण विकसित हो जाता है, जैसे कि निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। द फ्लू इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन बाय ड्रॉपलेट कम आउट इन एयर ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग। तो यह फ्लू व्यक्ति से व्यक्ति संचारित होता है, जो छींकने, खांसी या बातचीत के दौरान हवा से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से होता है। अब प्रिवेंशन क्या है इसका, किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं इसकी? वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, बार बार हाथ धोने पर। वाइप डाउन फ्रीक्वेंटली, टच सरफेस इन होम एंड ऑफिस। तो घर और कार्यालय में अक्सर छूने वाले सतहों को पोंछना, इन सब तरीकों से। अगला आता है पोलियो और पॉलीमोटाइसिस। तो पॉलीमोलिटिस जो है, पोलियो जो है वायरस से होती है, आपको पता होगा पोलियो ड्राइव चली थी, अब इंडिया जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। तो दिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। तो यह बीमारी है जो पोलियो वायरस द्वारा या पोलियो वायरस के कारण बनती है। दिस वायरस इन्फेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ पर्सन कॉजिंग पैरालिसिस। तो बिल्कुल जो पोलियो होता है, जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, इसको इन्फेक्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, पैरालिसिस हो सकता है, जैसे लकवा मार जाता है, किसी का हाथ नहीं चलेगा, किसी का पैर नहीं चलेगा, किसी का जो है टेढ़ापन आ जाता है हाथ या पैर में। तो ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट, फटीग, आर्म एंड नेक स्टिफनेस आर सिम्टम्स ऑफ पोलियो। बुखार, उल्टी, सर दर्द, गले में खराश, थकान, बाहें और गर्दन के अकड़न को पोलियो और के लक्षण होते हैं। प्रिवेंशन क्या है? पोलियो वैक्सीनेशन और बूस्टर आर हाईली रिकमेंडेड चिल्ड्रन। तो इसके लिए पोलियो की ड्रॉप्स लगती हैं बच्चों में, तो बच्चों को पोलियो का टीकाकरण या बूस्टर्स की अत्यधिक सिफारिश की जाती है, यानी रिकमेंड बोला जाता है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप लगाओ। तो देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की ड्रॉप या बूंदे पिलाने आते हैं, है ना? गांव गांव, शहर शहर पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, जिससे कि ये जो बीमारी है ये संक्रमित ना हो, बच्चों में ना लगे। स्मॉल पॉक्स एक समय में मानव के लिए सबसे खतरनाक वाली बीमारी स्मॉल पॉक्स बनी थी इतिहास में, और ये काफी जानलेवा होती थी। देखो अब इसकी कहानी के पीछे क्या है। स्मॉल पॉक्स ना, एक समय स्मॉल पॉक्स को लेकर वैक्सीन नहीं थी, जैसे अभी कोविड-19 आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैली है। स्पेनिश फ्लू जो है फैला है, ब्लैक फ्लू, ब्लैक फीवर जिसे कहते हैं, वो भी फैला है, स्मॉल पॉक्स फैला है। इन्होंने मानव को बहुत भारी मापक पे जो है या स्केल पे क्षति पहुंचाई है। तो दिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द वायरोला वायरस। तो यह एक वायरोला वायरस के संक्रमण से होता है। इट हैज फ्लू लाइक सिम्टम्स, हाई फीवर, चिल्स, हेडेक, सीवर, बैक पेन, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग। तो इसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि उच्च बुखार, ठंड, सिर दर्द, गंभीर पेट दर्द, उल्टी आदि। एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो इतिहास में लोग इस सब इतना परेशान थे कि पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स को लेकर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा गया, और अब स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। छोटी मत्स्यांक पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर। तो डेंगू फीवर या फिर हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर। डेंगू इज अ मस्कीटो ब्रोन वायरल डिजीज। तो डेंगू एक मच्छर द्वारा फैलाने वाली वायरल बीमारी है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिपेटाइट फीमेल मस्कीटो। नाम याद रखना मच्छर का, एडीज एगिपेटाई फीमेल मस्कीटो। एडीज एजिप्टी फीमेल जो है मादा जो है मच्छर द्वारा संचारित होता है। इसका सिम्टम क्या है? हाई फीवर, तेज बुखार,
सिर दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी, मसल एंड जॉइंट पेन, मांसपेशी और जोड़ों का दर्द। स्किन रैशेज आर द कॉमन सिम्टम्स, तो जो है त्वचा पर खुजली, ये इसके सामान्य लक्षण है। सीवियर डेंगू रिजल्ट इन ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड लो ब्लड प्रेशर। तो कभी कभार डेंगू इतना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है तो इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। गंभीर डेंगू में रक्त रिसाव, रक्त की प्लेटलेट्स की कमी और निम्न रक्तचाप होता है। ठीक। प्रिवेंशन क्या है? कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मस्कीटो विच ट्रांसमिट द डिजीज। तो बीमारी रोकथाम क्या? बीमारी को फैलाने वाले मच्छरों से निरंतर रखो। मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए जो आपके जो उपकरण आते हैं, जो अगरबत्ती या मोमबत्ती अगर वो आती हैं, उनका इस्तेमाल करिए। मच्छरदानियों का इस्तेमाल करिए, तो इन सब से जो है मच्छर जो है नहीं होंगे। पानी को मत जमा करिए। सपोर्टिव केयर, इंट्रावीनस जो आईवीएफ फ्लूइड्स होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड यूज ऑफ पेन रिलीवर्स आर सम ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। तो सहायक देखभाल, शरीर के भीतर तरल पदार्थ और दर्द निवारक का उपयोग डेंगू बुखार के उपचार में कुछ हद तक मदद करते हैं। देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट डेंगू इन्फेक्शन। तो डेंगू संक्रमण का उपचार करने के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज कॉज बाय वायरस, इट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है और ये लीवर के सूजन का कारण बनता है। टाइटिस मतलब जहां भी आपको ब्रोंचाइटिस दिख गया तो यानी सूजन। वायरल हेपेटाइटिस इंक्लूड हेपेटाइटिस ए बी सी। तो जो वायरल हेपेटाइटिस होता है इसमें भी लेवल होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। सिम्टम या लक्षण क्या है? इट इंक्लूड फीवर, फटीग, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, नौसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, जॉन्डिस। तो इसमें बुखार, थकान, भूख की कमी, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द और पीलिया शामिल है। प्रिवेंशन क्या? इफेक्टिव वैक्सीनेशन। तो देखो जो भी वायरस बीमारी होती है इनमें वैक्सीनेशन होता है। प्रभावी टीकाकरण, गुड हाइजीन, अच्छी स्वच्छता आर द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस। तो इन सबसे हेपेटाइटिस द्वारा बचाया जा सकता है। चलिए, हाइड्रोफोबिया और रेबीज। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर, और रेबीज, रेबीज की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। राइट। रेबीज आर कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। तो रेबीज का कारण रेबीज वायरस से होता है। अगर रेबीज आपको लग गया, मतलब रेबीज होने के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, यानी अगर आपको कोई डॉगी ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया है किसी भी तरीके से जो है, तो आप तुरंत उस सरकारी अस्पताल में जाइए, टीकाकरण करवाइए। अगर एक बार रेबीज हो जाता है तो उससे फिर बचा नहीं जाता। रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। रेबीज का कारण रेबीज वायरस से होता है। दिस वायरस इज स्प्रेड थ्रू द सलाइवा और इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो यह वायरस संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से फैलता है। इन्फेक्टेड एनिमल, मोस्टली स्ट्रे डॉग्स, स्प्रेड द वायरस बाय बीटिंग अ पर्सन। तो यह अधिकांशतः आवारा कुत्ते द्वारा को काट कर, जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो काट जाते हैं, काटकर वायरस को फैलाते हैं। दिस वायरस इज अफेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है। जो आपका केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली है, जिसमें आपका ब्रेन हो गया, और जिसमें आपका बात करें तो ब्रेन के साथ साथ आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो उसको यह प्रभावित करता है। अब इसके सिम्टम क्या है? कैसे पता चलेगा किसी को रेबीज हो गया? पहला तो उसको अगर कुत्ते ने काटा है तो उसको लक्षण क्या क्या आएंगे? फीवर, हेडेक, तो फीवर आएगा, हेडेक होगा, एंजाइटी, अनैच्छिक मांसपेशियों का ऐंठन, ट्विचिंग ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, पानी लेने में जो है कठिनाई, हाइपर सैलाइवेशन यानी अत्यधिक लार बनना, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर, जिनको रेबीज होता है वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। डिफिकल्ट स्लोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ रेबीज, निगलने में कठिनाई, ये सब क्या है? रेबीज के लक्षण। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर फॉर रेबीज। तो टीकाकरण रेबीज का एक
रोकथाम उपाय है। सभी पालतू और घरेलू जानवरों के लिए नियमित रूप से एंटी रेबीज टीकाकरण करना चाहिए। ठीक, तो रेबीज रेगुलर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन शुड बी डन फॉर ऑल पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अगला होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये भी वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन इन दी मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यह मस्तिष्क और मेरुदंड के आसपास की झिल्लियों का सूजन का कारण बनता है। इसका सिम्टम क्या है? सडन हाई फीवर, अचानक से उच्च बुखार, स्टिफ नेक, कठोर गर्दन, सीवियर हेडेक, गंभीर सर दर्द, स्किन रैशेस, त्वचा का रश, नौसिया, वॉमिटिंग, डिफिकल्ट वॉकिंग फ्रॉम स्लीप, तो मतली या उल्टी, नींद से चलने में कठिनाई, खराब खान पान आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। अब इसका प्रिवेंशन क्या? द मोस्ट इफेक्टिव वे प्रिवेंट मेनिंजाइटिस को सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण से इसको बचाया जा सकता है। बच्चों को 2 से 7 वर्ष के बीच टीकाकरण करवाना चाहिए। तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए इस बीमारी से बचाने के लिए। अगला आता है मम्प्स। मम्प्स क्या होता है? मम्प्स इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय प्रामियोक्सी वायरस। तो ये प्रामियोक्सी वायरस के द्वारा गल्स हुआ, जो मम्प्स को बोलते हैं गल्स हुआ, ये प्रामियोक्सी वायरस द्वारा होने वाली एक वायरल बीमारी है। इट स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू इन्फेक्टेड सलाइवा। तो ये संक्रमित लार के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति आसानी से फैलती है। इट इज अफेक्टेड पैरोटी ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड बिलो द ईयर। तो ये कान के नीचे पैरोटरी ग्रंथि और लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। सिम्टम्स क्या है? फटीक, थकान, बॉडी एक, सिर में दर्द, हेड एक, सिर दर्द, शरीर में दर्द, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, लो ग्रेड फीवर, जो है कम ग्रेड का बुखार होना, स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो गलार की ग्रंथियों में जो है सूजन आ जाना, उच्च बुखार, अगले दिनों में कुछ हाई फीवर आ जाएगा कुछ दिनों बाद। वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट मम्प्स। तो वैक्सीनेशन जो है मम्प्स से बचाया जाता है। अधिकांश शिशुओं को मोस्ट इन्फेंट रिसीव वैक्सीनेशन बिटवीन 12 to 15 मंथ। तो 12 से 15 महीने की उम्र में बच्चों को टीका प्राप्ति से यह बचा जा सकता है। अगला आता है एक्वायर्ड एड्स। एड्स इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाती है। अर्जित इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के नामक से जाना जाता है एड्स। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये इसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। तो ये एचआईवी वायरस या रेट्रो वायरस के द्वारा जो है इसका कारक बनता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन अकर बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो एचआईवी संक्रमण संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संपर्क, संक्रमित रक्त के प्रस्तारोपण या संक्रमित सुई शेयर करने से संक्रमित माता से उसके बच्चे को गर्भपात के माध्यम से होता है। तो क्या होता है? किस किस के द्वारा? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। तो जैसे आपने शेव वेव करा रहे हो, आप कटिंग करा रहे हो, तो मान लो किसी संक्रमित व्यक्ति से ब्लड लग गया और गलती से आपको ही वो ब्लड लग गया, तो उससे खतरा बन जाता है। इसलिए ब्लड चेंज कराना चाहिए और उसको डेटॉल से साफ कराना चाहिए। और कोई इन्फेक्टेड मदर से उसके बेटे में भी जो है उसके शिशु में भी आ जाता है गर्भपात के माध्यम से। वायरस अटैक द हेल्पर टी लिम्फोसाइटिस। तो जो क्या करेगा? वायरस टी लिम्फोसाइटिस पर हमला करेगा। द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइटिस इन द बॉडी। जिससे क्या होगा? शरीर में हेल्पर जो टी लिम्फोसाइटिस की संख्या में क्रमिक घटाव होगा। पर्सन सफर फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति को बुखार होगा, दस्त होगा, वजन के कम होने की जो है समस्या होती है। The patient become immunodeficient that become unable to protect themselves from infections। तो रोगी की जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो जाएगी, और इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो इम्यून सिस्टम ही हमारा जो है वायरस और इन सब चीज़ों से लड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या है? एड हैज़ नो प्रिवेंशन। तो एड का कोई जो है दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बस इसका प्रिवेंशन है और इसका जो है बचाया जा सकता है। इसको जो है सचेत व्यवहार द्वारा रोकथाम एक सबसे अच्छा विकल्प है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन बाय कॉन्शियस बिहेवियर।
पहला होता है सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप अप फॉर द HIV आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिजीज। तो सुरक्षित यौन संबंध और HIV की नियमित जांच को बढ़ावा देने के चरण बीमारी को रोक सकते हैं। अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स इज एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट के द्वारा जो है एड्स का परीक्षण कर सकते हैं। ट्रीटमेंट विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। तो एंटी रेट्रोवायरल जो दवा होती है उसके साथ उपचार केवल एक आंशिक रूप से प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसका कोई एज सच प्रिवेंशन नहीं है। कैंसर, जी बिल्कुल, कैंसर भी वायरस से होता है। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कैंसर मानव जाति की सबसे डरावनी बीमारियों में से एक है। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। तो कैंसर का कारण बनने वाले वायरस जो है ऑन्कोजेनिक वायरस है। इन द नॉर्मल सेल proton oncogenes are present under certain condition. It is converted into oncogenes. Transformation of normal cell into cancerous cells also include by physical, chemical और biological agent. तो सामान्य कोशिकाओं और प्रोटोन ऑन्कोजेनिस मौजूद होते हैं जो कुछ विशेष स्थितियों में ऑन्कोजीन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित होने के कारण भी जो भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, जैविक एजेंट हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज कैर्सिनोजेंस। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको कैर्सिनोजेन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे केमिकल कैर्सिनोजेंस प्रेजेंट इन तंबाकू। तो तंबाकू के अंदर केमिकल कैर्सिनोजेन होता है जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। तो तंबाकू जो है फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। लाइक एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी वजह से भी कैंसर होता है। तो एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी किरणें कैंसर का कारण बनाने वाले एजेंट है। सिम्टम्स क्या होते हैं? कैंसर सेल हैव अनकंट्रोल्ड डिवाइडिंग एबिलिटी विच गिव राइज टू द मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। दिस इज टू टाइप। तो कैंसर कोशिकाओं को अनियमित विभाजन की क्षमता होती है जो कोशिकाओं के समूह को उत्पन्न करती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। बेनिंग ट्यूमर, दे आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, कॉज लिटिल डैमेज। तो जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं वे अपने मूल स्थान पर सीमित होते हैं और थोड़ा ही क्षति करते हैं। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मास ऑफ ट्यूमर ग्रो रैपिडली इन्वेडिंग द डैमेजिंग द नॉर्मल सेल। तो जो ट्यूमर का द्रव्यमान तेजी से बढ़ता है और सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। सम ऑफ सेल्स स्लफ्ड फ्रॉम देम एंड रीच टू द डिफरेंट साइट ऑफ ब्लड। तो क्या होता है? उनमें से कुछ कोशिकाएं उनमें से छूटकर रक्त के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है। वेयर दे रीच स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। जहां भी वो पहुंचते हैं वहां पर एक नया ट्यूमर शुरू कर देते हैं। दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। A number of complication arises in different organ of affected by tumor. तो ट्यूमर से प्रभावित विभिन्न अंगों के कारण कई संकट उत्पन्न होते हैं। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर इज डिटेक्टेड बाय बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यूज टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक MRI आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो कैंसर को प्राप्त करने के लिए बायोप्सी या उत्तक के हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन तकनीक से लगाया जाता है, जैसे कि रेडियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, MRI हो गया। आंतरिक अंगों के कैंसर को पता लगाने के लिए उपयोगी होता है। द सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आर द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का कैसे इलाज होता है? सर्जरी हो सकता है, विकिरण चिकित्सा हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी जो है कैंसर के उपचार के लिए सामान्य दृष्टिकोण है। सेवरल काइंड ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरियस सेल। तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कई प्रकार के कीमोथेरेपिक दवाओं का उपयोग भी किया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट आइसोटोप को जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में उपचार में लिया जाता है। रेडियम का जो आइसोटोप है वो द्वितीयक उपचार के उपयोग में भी, कैंसर के उपचार के उपयोग में भी किया जाता है। अब जो बैक्टीरियल डिजीज है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज की क्लास में बस हमारी जेनेटिक और जो एबनॉर्मल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और वायरस द्वारा डिजीज है इनको ही चर्चा करेंगे। बाकी डिजीज को हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो भी आपको बातें बताई गई हैं उनको अच्छे से याद रखना है, उनको समझना है, ताकि जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको सारी चीज़ें पता हों। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज
हमसे जुड़ने के लिए, इस क्लास को अटेंड करने के लिए। बाकी ये की बातें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।